प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज उसके तीसरे भाग पर, तीसरे चरण पर हम चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो तीसरा चरण है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण है, उसे मुख्यतः गांधीवादी युग कहा गया है। गांधीवादी युग कहा गया है। पूर्व में भी हमने इसका विभाजन करने का प्रयास किया था और तीसरे चरण का समय हमने करीब 1920 से लगा कर के 1947 यानी आज़ादी तक के समय को माना था और मुख्यतः इसी काल को राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग भी कहा गया। अब काल विभाजन की दृष्टि से तो करीब 1919-1920 के समय से हम इसको मान रहे हैं, परंतु शुरुआत के कक्षाओं में हमने ये भी जिक्र किया था कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट विभाजन नहीं है और ये बहुत ही कोई हार्ड एंड फास्ट जो है इसका नामकरण भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे कालक्रम में ओवरलैप कर रही है या एक दूसरे नामकरण में ओवरलैप कर रही है। इसीलिए उससे हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मोटे रूप से हम ये समझें कि आंदोलन का तीसरा और अंतिम जो समय था, भाग था, जो चरण था, उसमें गांधी के प्रभाव और नेतृत्व में वृद्धि होती है और गांधी जो है आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता बन जाते हैं। इससे पूर्व हमें थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा। गांधी वास्तव में भारतीय राजनीति में सही तरीके से 1919-1920 के आसपास ही आंदोलन में, राष्ट्रवादी आंदोलन में एंटर होते हैं, लेकिन उससे पहले गांधी भारत में आ जाते हैं। 1915 में एक सफल सत्याग्रही के रूप में, एक सफल सत्याग्रही के रूप में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जब भारत लौटते हैं तो वो एक सफल सत्याग्रही के रूप में, जैसा कि गांधी के जीवन काल से, जीवनी से हमें मालूम होता है कि दक्षिण अफ्रीका में वो किसी विशेष मकसद से गए थे और अपने मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जाके उन्हें कुछ अलग परिस्थितियाँ मिलती हैं और वो जो है अफ्रीका में भी सत्याग्रह करते हैं और वहाँ के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिलवाने में सफल होते हैं। जब गांधी वापस भारत लौटते हैं उस समय भारत की परिस्थितियां और राष्ट्रीय आंदोलन की गति मंथर गति से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। गांधी आते से ही आंदोलन में प्रवेश नहीं करते हैं या आंदोलन की बागडोर सीधे नहीं संभाल लेते हैं। वह आंदोलन से दूर रह कर के उसको समझ लेना चाहते हैं और गांधी ने स्वयं भी लिखा है कि मैं किसी व्यवस्था में, किसी संस्था में जब शामिल होऊंगा जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकता हूं, यानी कि मैं ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होऊंगा कि मैं स्वयं उस संगठन की नीतियों से प्रभावित हो जाऊं। तो इसका तात्पर्य यही था कि गांधी जो हैं वो आंदोलन को समझ लेना चाहते थे और यहाँ पर जो संस्थाएं, संगठन उसके लिए काम कर रहे थे उसकी नीतियों को समझ लेना चाहते थे। तो सक्रिय राजनीति से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। करीब 1919 तक, करीब 4-5 वर्षों तक गांधी जो हैं सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखते हुए आंदोलन को समझते हैं, भारत की व्यवस्थाओं को, संगठनों को समझने का प्रयास करते हैं। इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की गति मंद हो चुकी थी, उसमें बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी, क्योंकि तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं को जो है जेल की सज़ा सुना दी गई थी और बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कुछ मंथर गति से आंदोलन को दिशा दे रहे थे। गोखले और बहुत फिरोज शाह मेहता कुछ समय तक आंदोलन चलाते रहे, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष जो है संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, राजनीति को छोड़ देते हैं। इस प्रकार एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण बात ये थी कि अंग्रेज जो वायसराय बन कर के आए इस दौरान वो थोड़े से उदारवादी विचारों के थे और वो भारतीयों की शिकायतों को दूर करना चाहते थे, उसके लिए प्रयास भी इन्होंने किया था। तो अब किसी उग्र विरोध के कारण मौजूद नहीं रह गए थे या आंदोलन में ज़्यादा दबाव की नीति अपनाने का कारण मौजूद नहीं रह गया था और ऐसे आंदोलन को चलाने वाली शख्सियत भी यहाँ पर नहीं रह गई थी। तो आंदोलन धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ रहा था। एक तरीके से दिशाहीन स्थिति आंदोलन की आ गई थी।
ऐसी स्थिति में सहयोगात्मक जो रुख आंदोलनकारियों का, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि उदारवाद और उग्रवाद, ऐसा नहीं है कि एक साथ उदारवाद खत्म होकर उग्रवाद की स्थापना हो गई या उग्रवाद खत्म होकर गांधीवाद की स्थापना हो गई। घटनाएं ओवरलैप कर रही हैं। अभी भी कुछ प्रारंभिक उदारवादी आंदोलनकारी बने हुए हैं और वो शासन के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाए हुए हैं। और इसी का परिणाम था कि 1919 में एक सुधार अधिनियम आता है और उस सुधार अधिनियम से कुछ भारतीयों को प्राप्त होने की आशा है। तो ऐसे कारण यहाँ पर मौजूद रहे जिससे अब आंदोलन में ज़्यादा उग्रता की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में गांधी ने बाहर से आंदोलन का पूरा जायजा लिया। आंदोलन में प्रवेश करने से पहले सारी रणनीति को समझा, कांग्रेस की स्थितियों को समझा, कांग्रेस की रणनीति को समझा और भारतीय जनता के मानस को भी समझने का प्रयास किया। और धीरे धीरे उनका विचार इस बात से परिपक्व हो गया कि भारतीय जनता किसी महान और बड़े उद्देश्य के लिए बहुत बड़ा बलिदान कर सकती हैं। अब तय ये करना है कि कौन से समय पे जनता में ये ऊर्जा भरी जाए, कौन से समय में जनता को ये कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जाए और उसका उपयुक्त समय पाकर ही गांधी जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसी प्रसंग में इसी प्रकार धीरे धीरे गांधी राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं और प्रारंभ रूप में इनका जब राजनीति में पदार्पण हो जाता है, यद्यपि जैसा कि हम कह रहे हैं कि 15 से 19 तक उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, तथापि वो धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं से जुड़ने लगे और प्रारंभिक रूप से इन्होंने इन आंदोलनों की बागडोर अपने हाथ में ली या अपने नेतृत्व के रूप में इन्होंने अपना नेतृत्व इन आंदोलनों के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण का जो आंदोलन था संभवतः गांधी का भारत में पहला सत्याग्रही आंदोलन था। चंपारण वर्तमान बिहार का क्षेत्र है जिसमें चंपारण के किसानों को अपनी खेती के कुछ हिस्से पर निश्चित रूप से नील की खेती करना आवश्यक होता था और नील का व्यापार जो है एकाधिकार रूप से अंग्रेज सरकार के पास में था। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता था और किसान इस नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि उनको कुछ उपज से अपना उनका लाभ नहीं निकलता था, उनका खर्चा भी नहीं निकलता था। तो सर्वप्रथम गांधी ने चंपारण में नेतृत्व प्रदान किया, चंपारण के किसानों को सहयोग दिया और चंपारण के किसानों ने शासन के विरुद्ध आंदोलन किया और अंततः किसानों से नील की कृषि के रूप में वसूले गए संपूर्ण पैसे का करीब 25% वापस शासन ने किसानों को लौटाया। एक तरीके से गांधी के लिए ये सबसे बड़ी सफलता थी। इस आंदोलन में सरकार पर दबाव बनाया, सरकार को झुकाया और किसानों के हित में काम करने के लिए बाध्य किया और लिए गए पूरे राजस्व में करीब 25% वापस किसानों को दिलवाने में सफल हुए। एक तरीके से सत्याग्रह की सफलता का स्वाद गांधी को यहाँ पर मिला। दूसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ गांधी के नेतृत्व में। अहमदाबाद वर्तमान गुजरात में, यहाँ पर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में बोनस को लेकर के संघर्ष हुआ और अंततः गांधी ने मिल मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया। हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया, हड़तालें हुई और बहुत सारा नुकसान जब मिल मालिकों को हुआ तो अंततः आंदोलनकारी मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में समझौता हुआ और करीब 35% लाभ का बोनस के रूप में वितरण करना जो है मिल मालिकों ने स्वीकार किया। ये दूसरी बड़ी विजय गांधी की सत्याग्रह के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अहमदाबाद आंदोलन के रूप में दिखाई देती है। इसी प्रकार खेड़ा सत्याग्रह में भी बड़े हुए जो कृषि के लगान थे, कृषि लगान जो थे वो जो सरकार ने अधिक मात्रा में बढ़ा दिए थे और यहाँ तक कि जब अकाल की स्थितियाँ पड़ी और अन्य किसी कारणों से जब फसल बर्बाद हो गई तब भी जो है सरकार ने बढ़े हुए लगान की जो है दरें कम नहीं की, इसको वापस नहीं लिया। ऐसी स्थिति में सरकार पर जो है किसानों ने दबाव बनाया, आंदोलन चलाया और अंततः सरकार को बढ़े हुए दरें वापस लेनी पड़ी और यहाँ तक कि गुप्त रूप से ये आदेश सरकार ने दिया कि उन्हीं किसानों से लगान वसूला जाए जो लगान चुकाने में सक्षम हैं। सक्षम किसानों से ही जो है लगान वसूला जाए।
ये गुप्त आदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को दिया। यहाँ भी एक बहुत बड़ी सफलता प्रारंभिक रूप से गांधी को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में बल्कि गांधी की छवि को लोकप्रिय बनाने में भी इन आंदोलनों का बड़ा महत्व है। जनता के साथ गांधी के जुड़ाव को बड़ा बनाने में इन आंदोलनों का महत्व है और गांधी को आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से इन आंदोलनों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की है। इस बात को लेकर के बड़ा महत्व इन आंदोलनों का यहाँ पर दिखाई देता है। तो प्रारंभिक रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में जब गांधी का प्रवेश होता है तो वो धीरे धीरे इन आंदोलनों के माध्यम से जन सामान्य में लोकप्रिय होने लगते हैं और धीरे धीरे जनता गांधी को अपने नेता के रूप में स्वीकार करना मानना प्रारंभ करती है। एक और महत्वपूर्ण घटना इसी दौरान घटती है, वो है रोलेट अधिनियम, रोलेट एक्ट। जो है विधायिका के सदस्य सिडनी ए.टी. रोलेट ने एक विधेयक का मजमून जो है साम्राज्यीय विधान परिषद में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए एक ऐसे विधेयक को पारित करने की बात इसके तहत की गई जिसमें बिना किसी दलील के, बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार करने का प्रावधान था। इस अधिनियम को गांधी सहित संपूर्ण भारतीय आंदोलनकारियों ने काले विधेयक की संज्ञा दी, काले विधेयक की संज्ञा दी और काला जो विधेयक था उसका तीव्र विरोध जो है भारतीय जनता में हुआ और विरोध इतना तीव्र हुआ कि जो है नेताओं ने इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा और संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। इसकी जो है हिंसा जो है हिंसात्मक रूप से विरोध हुआ और धीरे धीरे इतना उग्र विरोध हुआ कि इस अधिनियम को वापसी की तरफ सरकार को सोचना पड़ा। ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पर जुड़ता है जिसने भारतीय जनमानस को प्रेरणा प्रदान की। अब इससे आगे एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण चरण है। 13 अप्रैल सन 1919, 13 अप्रैल सन 1919 वैसाखी का दिन है और यहाँ पर जो तत्कालीन वर्तमान पंजाब राज्य के में स्थित हैं और 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के पर्व पर जब लोग मेले के लिए इस स्थान पर एकत्रित होते हैं तो कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो पुलिस है उसको ये आभास होता है कि ये आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। और उस समय अमृतसर के जो जनरल डायर हैं, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हैं जनरल ओ डायर, वो 100 भारतीय और 50 अंग्रेजी सिपाहियों को लेकर के जलियांवाला बाग को घेर लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि उस समय उसमें प्रवेश करने के लिए मात्र एक सकरा रास्ता था और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें उस बाग के चारों तरफ बनी हुई थी। पारंपरिक रूप से यहाँ पर वैसाखी का मेला लगता था और उसी में बहुत सारे ग्रामीण नागरिक आस पड़ोस के इलाकों से मेले में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन जनरल डायर जो हैं वो बहुत अतिवादी विचारों वाला व्यक्ति हैं और बिना किसी चेतावनी के अपने 150 पुलिस कार्मिकों को, पुलिस व्यक्तियों को, पुलिस के व्यक्तियों को वो जो है गोली चलाने का आदेश, बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का आदेश देता है। करीब 10 मिनट तक गोलीकांड होता है जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 व्यक्ति जो हैं वो मारे जाते हैं और 200 व्यक्ति घायल होते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, वास्तविकता इससे और ज़्यादा है। निहत्थे लोग हैं जिसमें स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं और वो जो व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके पास में कोई शस्त्र नहीं है, न किसी प्रकार का विपद्रव, विप्लव, विद्रोह वो लोग कर रहे हैं, न शासन को कोई चुनौती दे रहे हैं। पारंपरिक रूप से मेले में शरीक होने के लिए यहाँ पर लोग वैसाखी के मेले के लिए इकट्ठा होते हैं, उन पर गोली चलवाई जाती है और ये बहुत बड़ा, इस घटना से पूरा देश स्तब्ध रह जाता है और मौन एवं स्तब्धता की स्थिति पूरे देश में छा जाती है। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़े कलंक का दिन है। भारतीयों को दुख पहुंचाने का बहुत बड़ा कांड जो है ब्रिटिश नौकरशाही साम्राज्यवादी पुलिस के द्वारा किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन इससे आगे यहाँ पर इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, मिस्टर हंटर की अध्यक्षता में, जिसे हंटर कमेटी कहा गया।
मिस्टर हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है, जिसे हंटर कमेटी बनाया गया। हंटर कमेटी जो है वो जांच करती है और जांच के निष्कर्ष के रूप में कमेटी का निर्णय जो है सरकार को ये दिया जाता है कि जनरल डायर जो है वो साम्राज्य के सच्चे संरक्षक हैं और उनका कार्य सत्यनिष्ठा पर आधारित है किंतु गलत धारणा पर आधारित है। और पूरे ब्रिटिश मीडिया ने, ब्रिटिश समाचार पत्रों ने जनरल डायर की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये भारतीयों के लिए जले पर नमक छिड़कने के समान था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे जाते हैं, 200 व्यक्ति घायल होते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे भी ज़्यादा है क्योंकि एक सकड़े रास्ते से वहाँ पर लोग एंटर होते हैं, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं है। और कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि बाग के कोने में बने हुए कुओं में भी लोगों ने छलांग लगा दी, जिससे कई सारे लोग जो है कुएं में गिरकर मर गए, डर के मारे बाहर नहीं निकल सके। स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब लोग शामिल हैं। और उसके बाद भी जो है जांच कमेटी में जनरल डायर को निर्दोष घोषित करती है और ब्रिटिश समाचार पत्र उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे ज़्यादा भारतीयों के लिए अपमानजनक कोई बात नहीं हो सकती है। इस घटना ने पूरे देश को, पूरे देश के जनमानस को, राष्ट्रीय आंदोलन के कर्ता धर्ताओं को के मस्तिष्क को झकझोर दिया है। एक महत्वपूर्ण और एक तरीके से ऐसी स्थिति है जिसके आधार पर अब निर्णय लेना संभव है। अब आगे जो आंदोलन बढ़ता है जिसमें गांधी सीधे रूप से इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो है असहयोग आंदोलन। मार्च 1920 में गांधी जो हैं असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं और असहयोग आंदोलन जो है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया जाता है। उपरोक्त घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में और गांधी का भारतीय राजनीति के प्रवेश के परिप्रेक्ष्य में ये पहला बड़ा और मुख्य आंदोलन जिसमें गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर के जो है कांग्रेस अपने प्रस्ताव के द्वारा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का संपूर्ण अधिकार देती है, उसके लिए अधिकृत कर देती है और बहुत बड़े मतों से गांधी के पक्ष में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन की इस कड़ी में असहयोग आंदोलन का भी बड़ा महत्व है, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा तय की और भारतीय राजनीति में गांधी के प्रवेश को स्पष्ट किया, या भारतीय नेतृत्व ने गांधी के विचार को या गांधी नेतृत्व को भारतीय जनता ने स्वीकार किया। यहाँ पर दोनों पहलुओं से असहयोग आंदोलन का बड़ा महत्व है। इस आंदोलन में दो प्रकार की बातें हैं, एक निषेधात्मक पक्ष है और एक दूसरा इसका रचनात्मक पक्ष है। असहयोग का अर्थ तो हम सामान्यतः जान ही रहे हैं। असहयोग है किसके साथ में? शासन के साथ में। असहयोग करना है शासन के साथ में, शासन की संस्थाओं के साथ में, शासन के कानूनों के साथ में, विदेशी वस्तुओं के साथ में, विदेशी कार्यप्रणाली के साथ में, विदेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ में, विदेशी सभ्यता और संस्कृति के साथ में, सब बातों में हमें असहयोग करना है। अब असहयोग करने में अर्थ ये नहीं है कि हम किसी कानून का डिसओबे कर रहे हैं या कानून के अपालन की बात नहीं हो रही है, केवल असहयोग की बात हो रही है। और असहयोग में हम जैसे हम ये समझें कि विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश नहीं लिया, अब ऐसा कोई कानून नहीं है कि ज़बरदस्ती उनको प्रवेश दे दिया जाए, या जो है उपभोक्ताओं ने विदेशी वस्त्र नहीं खरीदे, अब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी कानून के द्वारा उनको विदेशी वस्त्र बेच दिए जाएं। तो इस प्रकार असहयोग की बात हो रही है, इसमें किसी लीगल डिसओबीडियंस की बात नहीं आती है या ऐसी कोई सिविल डिसओबीडियंस की बात यहाँ पर शामिल नहीं है। इसके दो पहलू हैं, निषेधात्मक पक्ष और रचनात्मक पक्ष। निषेधात्मक पक्ष के तहत संपूर्ण रूप से शासन के साथ में असहयोग की बात शामिल है, जिसमें प्रथम रूप से शासन व्यवस्था का जो है विरोध किया जा रहा है, लेकिन ऐसा विरोध ऐसा है जिसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश लेने से मना कर दिया, सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। वकीलों ने न्यायालय में वकालत करना छोड़ दिया। पुलिस के जो नौकरी करने वाले हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने पुलिस की नौकरी को त्याग दिया। या अंग्रेज नौकरशाही द्वारा भारतीयों को जो उपाधियां प्रदान की गई थी, उन उपाधियों का परित्याग कर दिया। जैसे गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया, गुरुदेव टैगोर ने जो है सर की उपाधि का त्याग कर दिया, और भी बहुत सारे लोगों ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट की जो उपाधि उनको दी गई थी, जितनी भी उपाधियाँ शासन के द्वारा लोगों को दी गई थी, उनका त्याग इन्होंने कर दिया। तो
भी एक निषेधात्मक पक्ष था और इसके द्वारा शासन को बाध्य किया गया। विदेशी वस्तुओं का त्याग लोगों ने किया, न केवल त्याग किया बल्कि विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा करके सार्वजनिक चौराहों पर उनकी होली जलाने की परंपरा बन गई और जहाँ कहीं भी विदेशी वस्त्र दिखाई देते थे वहाँ पर लोगों ने धरने प्रदर्शन वगैरह शुरू कर दिए। शराब की दुकानों पर यहाँ तक कि महिलाओं ने भी धरने देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से शासन के खिलाफ असहयोग का वातावरण बनाया गया बिना किसी कानून का उल्लंघन किए हुए, और यही व्यवस्था जो है वो असहयोग आंदोलन की नींव मजबूत करती है या असहयोग आंदोलन का पक्ष स्पष्ट करती है। अब इसका जो दूसरा पक्ष था वो रचनात्मक पक्ष भी है। ये निषेधात्मक पक्ष तो हमें केवल रोक रहा है, लेकिन अब रचनात्मक पक्ष ये है कि आपने कहा कि जैसे विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाए। पढ़ाया जाए तो कैसे पढ़ाया जाए? जब सरकारी स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले रहे हैं या उन्हें नहीं लेने दिया जा रहा है या उनसे छुड़वाया जा रहा है या वो स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो फिर उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था तो की जाए, और जो व्यवस्था की जा रही है वही रचनात्मक पक्ष है। और रचनात्मक पक्ष ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी राष्ट्रीय शिक्षा में बहुत सारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें से आज भी कई सारी रनिंग यूनिवर्सिटीज़ के रूप में चल रही है, जैसे काशी विद्यापीठ है, बनारस विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, पटना विद्यापीठ है, पुणे विद्यापीठ है, जिनमें आज भी परिवर्तित नामों के साथ आज भी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के रूप में चल रही है। ये राष्ट्रीय आंदोलन काल के दौरान स्थापित की गई राष्ट्रवादी शिक्षा संस्थाएं थी। राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार इसमें हुआ और धीरे धीरे विद्यार्थियों को इसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश लेने लगे, और इन्हीं संस्थाओं से जब विद्यार्थी पढ़ करके निकले तो वो भारतीय विचार, संस्कृति और प्रेरणा से ओतप्रोत थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा के रूप में आगे चल के कार्य किया। इसी प्रकार जैसे विदेशी वस्त्रों को छोड़ करके, उनका त्याग करके, उनका बहिष्कार करके जो असहयोग किया गया विदेशी सरकार के साथ में, तो उसके विकल्प के रूप में भारत के जो ग्रामीण जो कुटीर उद्योग हैं उनमें जैसे हथकरघा उद्योग हैं उसको वापस से पुनर्स्थापित करने का, पुनर्जीवित करने का प्रयास इस आंदोलन के दौरान किया गया। एक तरीके से चरखा रखना और सूत कातना देशद्रोहिता का प्रतीक बन गया अंग्रेजी शासन के लिए, जिसके द्वारा लोग अपने उपयोग का जो कपड़ा है उसके लिए सूत कातना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से एक रचनात्मक पहलू भी इस आंदोलन के सामने आए और लोगों ने मिलकर के शासन का असहयोग करके उसके स्थान पर रचनात्मक व्यवस्थाएं शुरू करना प्रारंभ किया। ये इस आंदोलन का बड़ा रचनात्मक पक्ष रहा है। तो हम केवल मना करके ही किसी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके विकल्प के रूप में हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। एक आंदोलन का एक सुधरा हुआ स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये सब कुछ होने के बाद जैसा कि जाहिर है और अब तक होते आया था, सरकारी दमन चक्र बड़े ज़ोर से चलता है और मार्च 21 तक 1921 के मार्च तक आते आते 50,000 लोगों को सरकार जो है जेलों में बंद कर देती है और सरकारी दमन चक्र चलता है। विद्यार्थियों पर भी अत्याचार किए जाते हैं। विद्यार्थियों को 16 मील पैदल मार्च का हुक्म जो है अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, जो भी विरोध का स्वर उठाते हैं। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि चरखा रखना अपने घर में और सूत कातना देशद्रोहिता का प्रतीक घोषित कर दिया। कानूनन जो है चरखे को पाबंद कर दिया गया, उसे देशद्रोहिता का चिन्ह जो है सरकार ने मान लिया और उस समय के जो आंदोलनकारी नेता है उनको जो है जेलों में दे दिया। तिलक साहब को जेल में दे दिया, उसके अलावा बहुत सारे और भी जो नेता हैं वो उनको जेलों में दे दिया। सरकारी दमन चक्र चलता है, बहुत बड़े तौर पर चलता है, जैसा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है। ये सरकारी आंकड़े हैं और मार्च 1921 तक जो है करीब 50,000 लोग जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन कम होने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे धीरे वास्तविक आंदोलन के रूप में ये आगे बढ़ रहा है। जब पूरे देश में आंदोलन की ज्वाला भड़क चुकी है, ऐसी स्थिति में इस आंदोलन का बहुत ही दर्दनाक समापन होता है और ये दर्दनाक समापन एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना चौरा चौरी कांड के नाम से जुड़ा हुआ है। चौरा चौरी कांड के नाम से इसको इतिहास में दर्ज किया गया। जब आंदोलन बड़े चरम पर चल रहा है तो ऐसी स्थिति में
वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चोरा चोरी, यहाँ पर आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और पुलिस थाने को घेर करके आंदोलनकारी उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें थानेदार सहित 21 सिपाही जलकर राख हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये आंदोलन हिंसक यहाँ पर हो जाता है और अहिंसा के पुजारी गांधी को इससे बड़ा आघात पहुँचता है और वो इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उनको जब इस घटना का पता चलता है, ऐसी खबर उन तक पहुँचती है, तो इस आंदोलन को वो स्थगित कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक अंत जो है यहाँ पर इस आंदोलन का हो रहा है। उग्र भीड़ के द्वारा जो है अपराध किया, एक तरीके से अपराध ही किया गया और पूरे थाने को जला दिया गया, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाही जल के मारे गए, जलाकर मार दिए गए। तो गांधी व्यथित होकर आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यद्यपि तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं द्वारा गांधी पर बड़ा दबाव बनाया गया। स्वयं लाला लाजपत राय लिखते हैं कि एक स्थान के पाप के लिए पूरे देश को दंड देना उचित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी ने महात्मा गांधी को लिखा कि ये राष्ट्रीय संकट के समान स्थिति आपने पैदा कर दी है, आपको आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए। स्वयं नेहरू ने भी आंदोलन को चलाने का आग्रह अपने पत्र के द्वारा गांधी जी को किया, लेकिन गांधी अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। संभवतः अगर उस समय ये घटना नहीं घटती और आंदोलन जो है अपने पूरी गति से चलता रहता, तो संभव है कि निकट भविष्य में भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई होती। लेकिन इतिहास में वर्णित तथ्य और अगर हम गहराई से देखते हैं तो इसमें और भी कई सारे पेच दिखाई देते हैं। अगर हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं और गांधी इतिहास को पढ़ते हैं, गांधी साहित्य को पढ़ते हैं, गांधी विचारधारा को पढ़ते हैं और तत्कालीन घटनाओं का पूरा जिक्र अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ और भी इसमें पेच दिखाई देते हैं। फिलहाल ये चर्चा का विषय है। हमें ये समझना है कि इस घटना से गांधी आंदोलन को वापस लेते हैं, आंदोलन का दर्दनाक समापन हो जाता है और फिर पुनः चरम पर पहुँचे हुए राष्ट्रवादी आंदोलन की गति मंद हो जाती है। राष्ट्रवादी आंदोलन के नेक्स्ट स्टेप हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।